अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत 2 पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। जैनब केस, एक बार फिर एक नई जैनब सामने आई है। एक बार फिर एक मासूम बच्ची, एक मासूम कली के साथ ज्यादती की गई है। एक बार फिर पुलिस की नाअहली साबित हुई है। एक बार फिर एक बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसे कत्ल किया गया। लेकिन इस वक्त जगह वारदात पाकिस्तान नहीं थी, बल्कि आजाद कश्मीर थी। आजाद कश्मीर के जिला मीरपुर और मीरपुर की जो तहसील है डडियाल, वहां पर एक 11 साल बच्ची के साथ जो छठी जमात की तालिब इल्म थी, उसके साथ बर्बरियत की गई, जुल्म किया गया, ज्यादती की गई और उसके बाद उसे कत्ल किया गया। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको बताते चलें कि एक गैर सरकारी तंजीम साहिल के मुताबिक गुज़श्ता साल 2300 से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए। अब ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए और इनकी बाकायदा मीडिया में भी आए हैं। 57 बच्चों को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। बेशुमार केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हुए और मीडिया में भी नहीं आ सके। जनवरी 2018 को आपको याद होगा मशहूर जमाना, बदनाम जमाना केस, जैनब ज्यादती केस, जब एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की गई थी, पूरा पाकिस्तान उस पर बोल पड़ा था और हमने देखा कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी क्लास, मिडिल क्लास, तमाम मुकातिब फिक्र के लोग एक पेज पर इकट्ठे हुए थे। रियासती सतह पर नोटिस लिया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और उसके बाद जो मुजरिम इमरान अली था उसे 4 बार सजाए मौत दे दी गई थी। लेकिन 8 नवंबर 2021 शाम 4 बजे डडियाल में कमल मतलूब, जो कि 11 साल की बच्ची है, उसके घर से मुंसलिक करीब ही एक दुकान थी, वहां पर दुकान से कुछ सामान लेने वो गई और आज तक कमल वापस नहीं आई। दिल दहला देने वाला यह वाकया है जब 4 बजे घर वालों को बताकर कमल, 11 साल की जो बच्ची है, दुकान पर जाती है। रात 9 बजे तक वापस नहीं आती। घर वाले परेशान हो जाते हैं, पहले ढूंढते हैं, पड़ोसियों के घर जाते हैं, उसके दोस्तों के घर जाते हैं। फिर 9 बजे कमल के भाई ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट की और वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरी बहन जो छोटी है वो शाम 4 बजे से गायब है, लिहाजा तहकीकात की जाए। अब ये बात आप समझिए, जो डडियाल है वो बिल्कुल छोटा सा इलाका है। 2 पुल्स हैं मुख्तलिफ जगह से जो आते हैं और उन पुल्स के दरमियान वो छोटी सी तहसील है बुनियादी तौर पर, और सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से मुंसलिक हैं। लिहाजा वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना या मुजरिम तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया, केस को परस्यू नहीं किया। पहले जो दरखास्त दायर करनी थी, FIR करनी थी, उसमें पुलिस ने ताखीर की। और फिर जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनना शुरू हुए, अब यहां पर इस सारे केस में अहम रोल है चक्सवारी से एक साफी हैं जो कि इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिज्म करते हैं, वकार बग्गा। उन्होंने जब इस सारे केस के ऊपर रोला डाला, शोर मचाया और सोशल मीडिया पर खासतौर पर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनाए, तब जाकर आजाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने नोटिस लिया और फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ आजाद कश्मीर ने भी इस सारे वाकये का नोटिस लिया। जब केस हाई प्रोफाइल हुआ, आला सतह पर पहुंचा, पुलिस की दौड़ें लग गई और पुलिस ने अपनी नालायकी छुपाने के लिए फौरी तौर पर एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद 19,000 लोगों की जियो फेंसिंग की, 19,000 लोगों को तहकीकात का हिस्सा बनाया। पुलिस ने 25 दिन लगा लिए जो कमल की लाश थी उस तक पहुंचने के लिए। अब यह बात आप समझिए कि जो कमल की लाश मिली है वो करीबी जंगल से मिली है और लाश को बुरी तरह से जानवरों ने नोच डाला था और पत्थर से बताया जा रहा है कि उसका कत्ल किया गया था कमल मतलूब का। 25 दिन के बाद पुलिस जब लाश तक पहुंचती है, लाश दरियाफ्त कर लेती है और यह बात यहां पर अहम है। वकार बग्गा की रिपोर्टिंग के मुताबिक चौथे दिन ही जो मुलजिम हैं, जिनका नाम मोइन उर्फ साबू है, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और डडियाल के अंदर उस तहसील में वो बुनियादी तौर पर कैटरिंग के काम में वेटरिंग की खदमात अंजाम दे रहे थे। 25 दिनों के बाद जब पुलिस लाश तक पहुंचती है तो 3 दिसंबर रात 4 बजे मुलजिम की निशानदेही पर कमल की लाश बरामद कर ली जाती है। लाश बरामदगी के बाद पुलिस बाकायदा एक प्रेस टॉक करती है और प्रेस टॉक में एक दूसरे को खराज तहसीन अकीदत पेश करती है, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधती है और बाकायदा जश्न मनाती है कि 25 दिनों के बाद, जो कि मुलजिम वकार बग्गा के मुताबिक चौथे दिन पकड़ा गया था, उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। पुलिस के पास मॉडर्न जराए नहीं थे जिससे वो लाश तक पहुंचे या तहकीकात को आगे बढ़ा सकते। उसके बाद खैर 25 दिनों के बाद जब ये इन्होंने लाश दरियाफ्त की, प्रेस टॉक की और प्रेस टॉक में सारा जो मलबा था, सारा केस का इन्हिसार फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर पुलिस ने छोड़ दिया। अब यहां से केस का एक नया रुख सामने आता है। यहां से यह चीज महसूस होना शुरू हो गई है कि या तो पुलिस किसी को बचाना चाह रही है, या तो पुलिस नाअहल है, या तो फिर पुलिस के पास इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि वो ऐसे केसेस का मुहासरा कर सके, ऐसे मुजरिमों का मुहासरा कर सके और ऐसे केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। 23 दिसंबर को पुलिस के मुताबिक DNA की रिपोर्ट आ गई है। अब ये वो रिपोर्ट है जिसके ऊपर पुलिस ने सारा मुकदमा बेस किया था, सारा केस बेस करता था और पूरे आजाद कश्मीर की नजरें इस केस पर थी। जब ये रिपोर्ट आई तो पुलिस ने पहली जो टॉक की या पहली स्टेटमेंट दी, कहा कि कमल और जो मुलजिम है मोइन उर्फ साबू की DNA रिपोर्ट
मुकम्मल तौर पर उनमें मुमासलत है, लिहाजा कत्ल भी मोइन ने किया, मोइन उर्फ साबू ने किया, और ज्यादती भी कमल मतलूब के साथ मोइन उर्फ साबू इस शख्स ने की जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था। जब डीएनए रिपोर्ट सामने आती है तो इस्लामाबाद से अपने एक वीलॉग में वकार बग्गा वाज़ेह तौर पर यह कहते हैं कि जो डीएनए रिपोर्ट है उसमें और पुलिस की स्टेटमेंट में तजाद है, और यह बहुत बड़ा तजाद है, और यह आने वाले टाइम में जब कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू होगा तो वहां पर यह जो मुल्जिम है मोइन उर्फ साबू उसे बेनिफिट करेगा। जब वकार बग्गा की निशानदेही करने के बाद पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं, पुलिस हरकत में आती है, और बजाय इसके कि ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करती, अपने चालान को मजबूत करती, पुलिस ने चकसवारी गांव का मुहासरा कर लिया, वकार बग्गा के घर में रेडें डालना शुरू कर दी, और इस साफी के पूरे गांव में जा जाकर पुलिस ने दरवाजों को दस्तक दी, धमकाया, और इसकी फैमिली को भी थ्रेट किया। वकार बग्गा चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद थे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। बहरहाल पुलिस की तरफ से यह एक ऐसी हरकत की गई जिसके खिलाफ पूरे आजाद कश्मीर में एहतजाज किया गया और कहा गया कि सहाफी की आवाज को आप नहीं दबा सकते, बल्कि जरूरत इस अमर की है कि आप एविडेंस कलेक्ट करें। पुलिस के मुताबिक, अब यह बात समझिएगा, यह केस का सबसे अहम हिस्सा है, पुलिस के मुताबिक डीएनए मैच हो गया है, कत्ल और ज्यादती मोइन उर्फ साबू ने की है, जबकि वकार बग्गा की स्टोरी के मुताबिक डीएनए मैच यहां तक हो रहा है कि कत्ल तो उस शख्स ने किया, लेकिन जो वजाइनल स्वैब है वहां पर ज्यादती यानी सेक्सुअल असॉल्ट साबित नहीं होता। और दूसरी अहम बात जो वकार बग्गा ने अपनी वीडियो में, अपने वीलॉग में उठाई, उनका यह कहना था कि जो डीएनए मिला है, उस डीएनए मिला है और जो डीएनए के नमूने मिले हैं कमल मतलूब के नाखूनों से, उनके कपड़ों से और उनके जिस्म से, उसमें डीएनए का मिक्सचर 3 लोगों का सामने आ रहा है। एक तो कमल हो गई, दूसरा मोइन उर्फ साबू जो कि मरकजी मुल्जिम हो गया, तीसरा शख्स कौन था जिस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। इस सवाल का जवाब तो पुलिस ने नहीं दिया, लेकिन पुलिस उनके घर चली गई, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। यह बहुत अहम चीज है जिसके ऊपर तहकीकात बहरहाल अभी तक नहीं हो सकी। हमने फोरेंसिक एक्सपर्ट जाहिर महमूद के साथ रब्ता किया है, उनकी राय जान लेते हैं। बात यह है कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट चेक करने के लिए जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं फोरेंसिक के लिए, वो मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर आपने लेने होते हैं। तो 25 दिन के बाद आप किसी भी तरह ये फाइंड नहीं कर सकते कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। हाँ, अलबत्ता जो वो साबू साहब हैं उनकी पैंट्स पे भी जो हैं वो डीएनए के सैंपल्स मिले हैं, उनके अपने भी मिले हैं, कवल के भी मिले हैं, और शर्ट पे भी मिले हैं, स्टोन्स पे भी मिले हैं, लीव्स पे भी मिले हैं, हेयर भी मिले। वो ये तस्दीक तो करते हैं कि कमल मतलूब का कत्ल जो है वो साबू ने ही किया है, बट सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो हुआ है या नहीं हुआ, ये स्टिल एक कन्फ्यूजन है, और ये नाकामी है तफ्तीश करने वालों की और सैंपल्स कलेक्ट करने वालों की। बहुत बड़ी एक यहाँ पे बदनीयती भी नज़र आती है। बाज़ दफ़ा 3 सैंपल्स जो हैं वो मिले हैं डीएनए के, उनमें एक कमल मतलूब है, दूसरी जो है वो साबू है, और तीसरा जो बंदा है या मुल्ज़म है वो क्लैरिफाई नहीं हुआ कौन है। 19,000 लोगों के आपने जियो फोरेंसिक डाटा कलेक्ट किया है और उनके ऊपर आपने उनका डीएनए मैच करने की कोशिश की है, तो वो तीसरा बंदा क्यों नहीं पकड़ रहे आप? यहां इस सारे केस में अहम सवाल यह है कि कमल के नाखूनों, जिस्म और कपड़ों से जो 3 लोगों के डीएनए मिले हैं, 3 लोगों के नमूने मिले हैं, 2 लोग तो हैं, एक तो कमल हो गई, दूसरे जो कि मुल्जिम गिरफ्तार है, मरकजी मुल्जिम है मोइन उर्फ साबू। तीसरा शख्स कौन है और पुलिस अभी तक उस तीसरे शख्स तक क्यों नहीं पहुंची? उस तीसरे शख्स का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? उस तीसरे शख्स को क्यों बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है? दूसरा अहम सवाल यह है कि पुलिस की तरफ से जब नमूने इकट्ठे करने में जो उजरत दिखाई गई, एविडेंस कलेक्ट करने में जो नाअहली सामने आई है, जो आने वाले टाइम में ट्रायल केस के दौरान इस मरकजी मुल्जिम को बेनिफिट करेगी, उसका जिम्मेदार कौन है? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, डॉक्टर फौजिया। अभी वकार बग्गा की स्टोरी के मुताबिक डॉक्टर फौजिया जिन्होंने वहां पर जाकर क्राइम सीन पर जाकर नमूने इकट्ठे किए थे, उन्हें प्रेशराइज किया गया और डीआईजी ने, बाकायदा डीआईजी साहब उनके घर गए, वहां पर भी जाकर उन्हें प्रेशराइज किया और डीआईजी ऑफिस में भी बुलाया गया। बार बार क्यों बुलाया जा रहा था? क्यों डॉक्टर फौजिया को प्रेशराइज किया गया? इस सवाल का जवाब भी आज तक नहीं मिल सका। इसके साथ साथ यह भी अहम बात है कि जब मुल्जिम खुद मान चुका है कि उसने ज्यादती भी की है और उसने कत्ल भी किया है, उसके बावजूद पुलिस की तरफ से जो एविडेंस इकट्ठा किया है, वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन में जब जाएगा, ट्रायल केसेस में जाएगा, तो मुल्जिम को सपोर्ट करेगा। वो उस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ट्रायल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित नहीं होगा। क्या इससे पुलिस की नाअहली आजाद कश्मीर पुलिस की साबित नहीं होती? और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर नोटिस ले रहे हैं, तो क्या वो पुलिस की नाअहली
के ऊपर भी नोटिस लेंगे या नहीं लेंगे, इस सवाल के साथ आपको छोड़ देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।